Hello students, myself Mohammad Shahnawaz Alam, mathematics lecturer, Kareem City College, Mango campus. This is my first video lecture for class 11th. ओके 11th क्लास के बच्चों के लिए ये मैं पहला वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज में शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ बच्चे वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, या तो उनको लिंक समझ में नहीं आ रहा है, या तो वो गूगल मीट पर अगर लिंक भेज भी रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। कई तरह की परेशानियों को देखते हुए मैंने ये वीडियो लेक्चर वाला प्लानिंग शुरू किया है, ताकि आप लोगों तक ये वीडियो लेक्चर पहुँचे और आप मैथमेटिक्स को मजबूत कर सकें। ठीक है, तो पहला क्लास मैं उन बच्चों के लिए मैंने कॉलेज में उन बच्चों के लिए लिया है। तो पहले क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट आर द सिलेबस क्या है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आप लोगों ने एडमिशन लिया है 11th क्लास में, तो इस काउंसिल क्या सिलेबस आपको प्रोवाइड करती है और किस सिलेबस से कितने यूनिट को आपको पढ़ना है। ठीक है, इन सिलेबस में कितने यूनिट्स को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में पहले आपको क्लियर कर दूं कि आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में यहाँ 6 यूनिट है। ओके, लास्ट मैंने ऑनलाइन क्लास में भी इसको डिस्कस किया था, शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाया, तो वी आर डीपली रिग्रेटेड, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को पूरी तरीके से ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाए। ओके, तो पहला यूनिट में है आपको मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है बच्चों, सेट्स एंड फंक्शंस। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है अलजेब्रा। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है कैलकुलस में आपको 2 पार्ट पढ़नी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड के लिए क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए 11th क्लास को कोई भी बच्चा मिस ना करे, अच्छे से पढ़ाई करे, क्योंकि अगर आपका मैथमेटिक्स मजबूत हो जाएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपके मजबूत हो जाएंगे। ठीक है ना, साइंस का बहुत बड़ा बेस है ये, बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंस। ओके, तो कैलकुलस में लिमिट एंड डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही न्यू टॉपिक है। जो बच्चे क्लास 10 से क्लास 11th में आए हैं उनके लिए तो बिल्कुल नया है ये। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने क्लास 10 लेवल पर नहीं पढ़ी हैं। अभी आपको क्लास 11th में बहुत सारी नई चीज़ों को पढ़ना होगा। कुछ चीज़ें आप जानते थे क्लास 10 तक, बट क्लास 11th का जो सिलेबस है थोड़ा वास्ट है। ओके, 5वें यूनिट पर आपको पढ़ना है मैथमेटिकल रीजनिंग, और 6ठे यूनिट पर आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आपको दिखने में ये बहुत छोटा लग रहा होगा कि कितना कम पढ़ना है सर हम लोगों को, ऐसा नहीं है। ये मेजर टॉपिक्स हैं, इनके सब टॉपिक्स भी डिटेल में मैंने पीडीएफ में शेयर करके आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया। ओके, मैंने पीडीएफ बनाकर आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप उस पीडीएफ को देख लो अच्छे से, आपको बात समझ में आ जाएगी। आप थॉरली अगर मेरा लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको बात बिल्कुल समझ में आएगी कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स क्या है, कैसे बनाना है, कैसे हमको सॉल्व करना है। जिनको मैथ्स फोबिया है, डर लगा हुआ है कि नहीं मैथमेटिक्स मेरे से बनता नहीं है, तो आप बिल्कुल मेरे साथ ज्वाइन करें, पढ़ाई करें, लिख कर, जैसा कि मैं वीडियो में बनाऊंगा आप उसको क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके घर पर बैठकर उसको लिखेंगे। ठीक है ना, उसको लिख कर बनाएंगे, तब जाके आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी। आप सोचोगे कि सिर्फ हम वीडियो सुनकर समझकर मतलब देख लें, क्लास अटेंड हो गया हमारा, तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, आपको बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स भले आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप बना नहीं पाओगे जब आपको कोई सम दिया जाएगा। आप इसको लिख कर बनाओ, वट एवर इज बींग टाउट इन द क्लासरूम यू हैव टू राइट इट डाउन। ओके, कॉपी में बनाओ, नोट्स बनाओ, इसको बनाकर लिख कर, क्योंकि साइंस को जितना लिखोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। मैथमेटिक्स भी इसी तरीके से, मैथ्स को लिख कर बनाओ, नोट डाउन करो व्हाट इज बीइंग टाउट। ओके, तो ये 6 टॉपिक आपको पढ़ना है, और आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि आपके 3 ग्रुप बने हुए हैं। तीनों ग्रुप में ये मैं वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, उसके लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस लिंक में जाके क्लिक करो, आपको ये हमेशा अवेलेबल मिलेगा वहाँ पर।
आप जब चाहो पढ़ सकते हो। जब तक कि हमारा ऑफलाइन क्लास इस कॉलेज में स्टार्ट नहीं होता है तब तक हम इसी तरीके से आपकी हेल्प कर देंगे। और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस चल ही रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। मैं ये वीडियो लेक्चर बनाने का मेरा ये मकसद ये है कि वो जो बच्चे जो ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, ताकि उन बच्चों को भी ये मेरा वीडियो लेक्चर मिल जाए। ओके, हमारी पूरी टीम की भी कोशिश रहेगी, मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आप देखो, इसको अच्छे से करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि हमारे पास कॉलेज में 3 फैकल्टी हैं। हमारे सीनियर मोस्ट फैकल्टी जो हमारे एचओडी है डॉक्टर मोइज़ अशरफ सर, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि सेट्स एंड फंक्शंस में आ जाएगा। माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज आलम, योर मैथ्स लेक्चरर, मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊँगा। ओके, और एक और हमारी फैकल्टी हैं, वो सदरुल मुबीन सर हैं, वो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। जैसे जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा हम लोग फिर दूसरे टॉपिक में इन्वॉल्व होंगे। ओके, उसको फिर स्टार्ट करेंगे इन अ सक्सेसिव मैनर। ओके, तो मोइज़ अशरफ सर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाएंगे, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अलजेब्रा मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सदरुल मुबीन सर पढ़ाएंगे। ये 3 फैकल्टी हैं मैथ्स में जो कि आपको ये पढ़ाएंगे। अभी मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ मेरा मकसद है कि डिस्कशन ऑफ सिलेबस आपको पता चल जाए, और आपको पता ही है कि क्लास 11 के जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल आपको आपके क्वेश्चंस उसको पूछती है, वो ऑब्जेक्टिव वाइज पूछती है। लेकिन आप ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन मैथमेटिक्स में कैसे करोगे? यू नो द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, जब तक आप मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करोगे, मैथमेटिक्स बनाओगे नहीं, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करनी होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर आपको बनाना है तो आपको हर हाल में मैथ सॉल्व करना होगा इन अ शॉर्ट वे, नॉट इन अ लेंदी वे। ओके, तब जाके आपसे वो आंसर पर्टिकुलर आंसर मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं रखनी है। आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे आपसे बनेगा नहीं वो। ओके, तो इस तरह से ये तो हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ मैं अलजेब्रा टॉपिक को स्टार्ट करूँगा कि अलजेब्रा क्या है और अलजेब्रा में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक्स को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आई होप ये पूरा वीडियो कवर हो रहा होगा, और इस तरह के वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। ये पहला वीडियो लेक्चर है। इसके बाद अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो, वीडियो पॉज करो और आप नोट इट डाउन कर सकते हो। ओके, मैं अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। कुछ बेसिक्स जो हैं हमें ज़रूर से जाननी है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा बुक्स के बारे में बता दूँ आपको। बुक्स के बारे में बता देता हूँ कि आपको कौन सा बुक्स लेना है। पहला में है NCERT 11th, है ना, NCERT बुक जो है, NCERT मैथमेटिक्स क्लास 11th के लिए, NCERT मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th की बुक आती है NCERT की। ये एक ही वॉल्यूम में आप इसको लेकर बना सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, टेक्स्ट बुक है आपकी। CBSE भी इसी को फॉलो करती है, इसी में सारे सिलेबस हैं। इसी सिलेबस के अनुसार आपसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। दूसरा है, ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, RS अग्रवाल की बुक, जो RS अग्रवाल की बहुत अच्छी बुक है ये, RS अग्रवाल की मैथमेटिक्स की बुक 11th क्लास की। इस बुक को भी लेकर आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही ईजी मैनर में इस बुक में बहुत ही अच्छे डिटेल में बताया गया है, और आप इस बुक में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर एक एवरेज चाइल्ड है तो आप इससे, अगर आपको थोड़ा मतलब बहुत ही इनिशिएटिव से बहुत इजी लेवल से स्टार्ट करना है तो दैट इज़ प्रिफरेबल बुक, है ना, मतलब ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप ले सकते हो। तीसरे में है RD शर्मा, ये भी बहुत अच्छी किताब है। इसमें लेवल थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव भी आपको मिल जाता है, लेवल आपको कॉम्पिटिटिव मिलेगा, लेकिन अगर जिस बच्चे का बेस अच्छा है तो ये दोनों बुक ले सकते हैं। ये बुक आप RS अग्रवाल के लेकर स्टार्ट करो। RD शर्मा, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, बेस वगैरह अच्छा है, तो RD शर्मा से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चौथे में एक और बुक है, लालजी प्रसाद शर्मा की आती है, लालजी प्रसाद शर्मा की एक बुक है, लालजी प्रसाद की बुक है ये 11th की, इसको भी आप ले सकते हैं। ये 4 बुक मैंने बताया, इसमें से वॉट एवर यू वॉन्ट आप ले सकते हो। अगर मेरी राय लोगे तो मैं बोलूँगा RS अग्रवाल की बुक ले लो। RS अग्रवाल जैक बोर्ड के लिए मोर देन इनफ है, उसमें जितना मटेरियल है मोर देन इनफ है जैक बोर्ड के लिए। जिस बोर्ड को हम लोग पढ़ा रहे हैं वो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं RS अग्रवाल में पूरी तरीके से अवेलेबल है, तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल बुक है। ओके, 11th क्लास के बच्चे के लिए।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बुक का कैटेगराइज क्या है, किस बुक को लेना है। अगर जो बच्चों का बेस अच्छा है, थोड़ा मजबूत है, ये नहीं सोचे कि हमारा बेस अभी बहुत अच्छा है, आप ऐसे हड़बड़ाएं ना कि तुरंत जाके काफ़ी पैसे लगा दिए हैं बुक को ख़रीदने में। आपको इसका पीडीएफ भी प्ले स्टोर पर या ऑनलाइन मिल जाएगा, तो आप देख लो, इसका पीडीएफ अवेलेबल है, तो मोबाइल से अभी ले लो। बाद में जब आपको समझ में आ जाएगी तो आप टेक्स्ट बुक खरीद लेना, ठीक है। ये बुक भी अच्छी है, लालजी प्रसाद शर्मा की, बहुत वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आर.एस. अग्रवाल की बुक आप ले लो, अच्छी बुक है। तो आज मैं अपना एक नया टॉपिक जो है, अपना टॉपिक जो है अलजेब्रा, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं, जिन बच्चों को मालूम है तो वो जानने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपका बेसिक कमज़ोर है फिर मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। नंबर सिस्टम बहुत बेसिक, इस पर ही पूरा मैथ्स है। नंबर सिस्टम क्या है? एन फॉर क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर्स, जानते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स दैट इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। एनओएस नंबर्स है, ओके। करली ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके। डब्ल्यू क्या होता है? दैट इज होल नंबर, दैट इज होल नंबर्स, ओके। ये पूरा का पूरा सेट है, मतलब इसमें जीरो इंक्लूड हो गया, 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें, क्योंकि इसको लिख सकते हैं नेचुरल नंबर यूनियन सिंगलेटन सेट जीरो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड है, ओके। अगर फिर इस नंबर सिस्टम को एक्सटेंड किया गया, दैट इज इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये इंटीजर्स जो है ये आपका क्या आएगा? जो नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करते थे, 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इसमें निगेटिव नेचुरल नंबर यूनियन, फिर जीरो भी है यूनियन, और सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, हालांकि नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव नेचुरल नंबर, ओके। यूनियन जीरो सिंगलेटन जीरो एंड एन प्लस, मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इसी तरीके से समझना है, ठीक है। ये भी लिखाता है, अलग अलग राइटर इस तरह से ज़रूरत पड़ने से लिखते हैं इसको, ठीक है। ये सब नोटेशंस हैं, ठीक है। इसके बाद z हो गया, इसके बाद है आपका रैशनल नंबर्स। एक बात और याद रखेंगे कि नेचुरल नंबर्स या फिर होल नंबर्स या इंटीजर्स में फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं होते, डेसिमल वाले नंबर नहीं होते, स्क्वायर रूट नंबर्स नहीं होते, ठीक है ना, ओके। ये नेचुरल नंबर में डेसिमल या फिर फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं होते, नेगेटिव तो इंटीजर में आ जाएगा, याद रखेंगे। रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, सच दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो एंड p and q आर, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं SCF ऑफ p and q आर को प्राइम, या SCF ऑफ PQ इज 1, और या PQ इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है ना। p and q आर को प्राइम, p and q आर को प्राइम। को प्राइम किसको बोलते हैं? p and q आर को प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ओके। को प्राइम और ट्विन प्राइम, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये p/q आ गया, मतलब किसी भी नंबर को अगर हम रैशनल क्वोशिएंट फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है। एक और डेफिनेशन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेसिमल डेफिनेशन जो होता है, कि डेसिमल डेफिनेशन में हम लोग बोलते हैं कि अगर पॉइंट के बाद डिजिट्स टर्मिनेट कर जाएं तो वो रैशनल नंबर्स होंगे। जैसे 2.356, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी बिलोंग टू है ना, इसको बोलेंगे बिलोंग टू, ये भी रैशनल नंबर है। अगर हम बोलेंगे 3.575757 एंड डॉट डॉट डॉट, ये आ रहा है, ये भी रैशनल नंबर है। इसको हम लोग कैसे लिखते थे? 3.57 का बार, ओके। अगर हमको लिख देंगे 2.314 पर बार है, अगर ये बार आ गया मतलब क्या है? ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीटेड, 314 314 314, ये डॉट 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 रिपीटेड, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ओके। ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, यहाँ ब्लॉक ऑफ डिजिट सिंगल डिजिट रिपीट हो सकता है। मतलब रैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन है कि इफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, इफ डिजिट्स आर रिपीटेड, ठीक है, इफ डिजिट्स आर रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेट, मतलब डिजिट्स आर रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी होगा और ख़त्म भी नहीं होगा, तब रैशनल नंबर है।
अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स टर्मिनेट कर जाएगा, डेसिमल के बाद 1 स्टेप, 2 स्टेप, 10 स्टेप, 100 स्टेप, फाइनाइट स्टेप्स के बाद अगर डिजिट टर्मिनेट कर जाएगा तो वो रैशनल नंबर होगा। ओके, तो आपको बात समझ में आ गई। जैसे और भी लिख देते हैं, जैसे मान लिया 1.00001, अगर इस पर बार दे दिया तो ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म नहीं होगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अगर रिपीट होगा और नॉन टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट का मतलब ख़त्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर होगा। ये बिलोंग करेगा किसमें बच्चों, रैशनल नंबर से। ओके, ये किससे बिलोंग करेगा, रैशनल नंबर से। तो एक आता है इरैशनल नंबर, अब है इरैशनल नंबर, आई फॉर इरैशनल नंबर्स। ओके, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है, जितना समझो उतना कम है इसमें। अभी इरैशनल नंबर का एक डेफिनेशन मैं बनाता हूँ, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मैंने बनाया है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर सच दैट ए 0 से बड़ा होगा एंड ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड ए इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, ए इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ए इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ए इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जब ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो एक इरैशनल नंबर कहलाएगा। इसका और भी डेफिनेशन है, डेसिमल डेफिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटिंग, डिजिट्स नोट करके याद रखेंगे, डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट करेगा ना तो टर्मिनेट करेगा ना, तो वो रैशनल नंबर होगा, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, आई फॉर इरैशनल नंबर। ओके, समटाइम्स आई को हम लोग इंटीजर्स के लिए भी डिनोट करते हैं, तो आई फॉर इरैशनल नंबर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर सच दैट ए इज ग्रेटर देन 0, मतलब ए पॉजिटिव नंबर है एंड ए इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आप एग्जाम्पल में अगर देखना चाह रहे हो, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं होगा ना, 4 बाहर आ जाएगा रूट से, परफेक्ट नंबर है ना वो, तो 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये सब क्या है, एक्सेट्रा, ऑल आर इरैशनल नंबर। और अगर डेसिमल में अगर हमको पहचानना है कि इरैशनल नंबर क्या है, जैसे 1.10, 100, 100, डॉट डॉट डॉट, जैसे 2.4, फिर 8, फिर मान लो 10, फिर 12, फिर 14, फिर मान लो 16, और ये ऐसे चल रहा है डॉट डॉट, 3.1001000100001, ठीक है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ऑल दीज ऑल आर इरैशनल नंबर, दीज ऑल आर इरैशनल नंबर्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इरैशनल नंबर। एक बात और याद रखो, पाई जो होता है इक्विवेलेंट टू 3.14 होता है। ओके, पाई इज इक्विवेलेंट टू 3.14, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों ने अभी तक क्लास 10 तक 3.14 लिया है, इक्वल ले लेते हैं, एक्चुअल में पाई इज इक्विवेलेंट टू 3.14, और पाई एक प्योरली इरैशनल नंबर है। पाई क्या है, इरैशनल नंबर, 3.14 क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कभी भी इरैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, बात समझ में आ रही है। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर एक अलग कैटेगरी का है, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग सेट्स में है। मतलब कोई भी रैशनल नंबर इरैशनल नंबर नहीं हो सकता और कोई भी इरैशनल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता, मतलब दोनों अलग अलग, दो अलग सेट है, दोज आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। दोनों में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रैशनल भी हो और इरैशनल भी हो। तो पाई का वैल्यू 3.14 हम कैसे ले सकते हैं, पाई का नियर वैल्यू जो है, पाई एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है, पाई का जो वैल्यू है 3.14, मतलब वो हम लोग कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। पाई इज इरैशनल नंबर 3.14 या 22/7 जो हम वैल्यू लेते हैं, या और में हम लिख दें 22/7 जो हम वैल्यू लेते हैं, ये जो वैल्यू है, ये पाई का जो वैल्यू है, ये पाई के एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं होता है। 22/7 रैशनल नंबर है, p/q के रूप में है, और पाई जो है इरैशनल नंबर है। तो याद रखोगे पाई का नियर वैल्यू जो होता है 3.14, और वो डिजिट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप इसको लिखना चाहते हो, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बेसिक है, आपको लगता होगा कि आपको आता है, लेकिन याद रखो इसको हम लोग हायर स्टडीज़ में भी इसका फिर से स्टडी करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही छोटा लगता है दिखने में, लेकिन ये एक अपने आप में समंदर है। ओके, आप जितना जानोगे उतना ये जानोगे कि आपको और जानना है, ठीक है।
तो आप बेहतर तरीके से इसको नोट डाउन कर लो, ये सब क्लास 10th में आपको बताया गया होगा, ठीक है। ये मैं पूरा वीडियो कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अब आप देखो एक नया नंबर सिस्टम जो था हमारा, इससे जो एक्सटेंड हुआ नंबर सिस्टम, दैट इज़ रियल नंबर, दैट इज़ रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम बच्चों बताओ तो क्या होता है रियल नंबर्स, क्योंकि क्लास 10 का पहले ही टॉपिक था जिसमें यूक्लिड ऑलगोरिदम आपने पढ़ा था। रियल नंबर सिस्टम जो है आर फॉर रियल नंबर्स, ये हो गया, मैं इसको आर इस तरह से लिखता हूँ, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कैसे बनेगा, मतलब द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स टुगेदर विद द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, मतलब आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन आई। यूनियन क्यों लिखने हैं, दो सेट को जोड़ने के लिए यूनाइट करेंगे ना, यूनियन का इस्तेमाल करेंगे। तो सेट ऑफ ऑल ये रैशनल नंबर्स है एंड सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर टुगेदर में रियल नंबर्स, ठीक है ना। एक और डेफिनेशन है रियल नंबर का, इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, if the square of any number is positive then the number is said to be a real number, ठीक है ना, a real number। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो गया, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो गया तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। जैसे देख लो एग्जांपल -1 का अगर हम स्क्वायर लिए तो ये +1 हो गया, ये तो पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है। अगर हम √2 ले लें, √2 का स्क्वायर ले लें तो ये 2 हो गया, ये 0 से बड़ा है, तो ये भी रियल नंबर है। अगर मैं -√3 का स्क्वायर ले लूँ तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, +3 हो जाएगा, ये भी 0 से बड़ा है। लेकिन अगर मैं -√2 का स्क्वायर ले लूँ तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये -2 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा नहीं, <0 निगेटिव नंबर है। अगर मैं -1 का स्क्वायर ले लूँ तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट कटेगा तो -1 जो कि <0 है। तो देयरफॉर √/-2 √/-1 जो है आर नॉट रियल नंबर्स, ठीक है, आर नॉट रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स नहीं है। √/-2 मतलब स्क्वायर रूट के अंदर में अगर स्क्वायर रूट के अंदर में याद रखेंगे ना, स्क्वायर रूट के अंदर में अगर निगेटिव नंबर आ गया तो वो रियल नंबर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम को बनाया गया और नंबर सिस्टम को बढ़ाया गया। ओके, पहले नेचुरल नंबर था, फिर ज़रूरत पड़ी तो होल नंबर्स को लाया गया, फिर ज़रूरत पड़ी इंटीजर्स आया, फिर ज़रूरत पड़ी रैशनल नंबर्स आए, फिर इरेशनल नंबर्स, रैशनल इरेशनल मिलकर रियल नंबर्स। लेकिन रियल नंबर सिस्टम पर भी बहुत मतलब काफ़ी हद तक लिमिटेड हो गया, बहुत सारे इक्वेशंस थे जो हम लोग रियल वैल्यूज़ पर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो उस नंबर सिस्टम को फिर एक्सटेंड करके एक नया नंबर सिस्टम आप लोग 11th क्लास में सीखोगे, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने से पहले आपको इमेजिनरी नंबर सीखना होगा, उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज थोड़ा बेसिक ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर आर नॉट रियल नंबर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा नंबर सिस्टम को डायग्राम से भी समझ लेते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो डायग्राम की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ जैसे नेचुरल नंबर्स, अगर इसका नंबर्स को और सिस्टम को बड़ा करेंगे, ये होल नंबर, ये मान लो ये हो गया इंटीजर्स, इसी को और नंबर सिस्टम बड़ा किया गया, ये ब्रह्मांड बनाया गया ना नंबर सिस्टम का। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ओके। इरेशनल आई है, ठीक है, आई फॉर इरेशनल नंबर, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है, इसके अंदर पूरा है ना। नो इरेशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, नो इरेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। और इसको दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, ये बनाएगा रियल नंबर्स, ओके। यही रियल नंबर्स है। आई होप आपको नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नंबर सिस्टम आपका क्लियर हो गया होगा। ये तो याद रखेंगे, ऑल दी नेचुरल नंबर्स कहाँ आता है, होल नंबर के अंदर आता है, क्योंकि कौन सा होल नंबर और नेचुरल नंबर में किस चीज़ का फ़र्क है, ज़ीरो का। क्योंकि होल नंबर में 0 है, नेचुरल नंबर में मतलब 1 2 से काउंटिंग है, और होल नंबर में भी 1 2 से काउंटिंग है बट 0 के साथ है। इंटीजर में पॉजिटिव भी नेचुरल नंबर भी है, नेगेटिव भी है और 0 भी है। और रैशनल नंबर में तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, ओके। इरैशनल नंबर्स में वो सारे नंबर्स हैं जिनका डेसिमल आफ्टर डेसिमल डिजिट्स ना तो रिपीट करेंगे ना तो टर्मिनेट करेंगे। अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप 500, 1000, 1 लाख स्टेप्स के बाद भी टर्मिनेट कर गया
तो वो एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस नंबर सिस्टम को हमने, बेसिक नंबर सिस्टम को हमने बता दिया, क्योंकि क्लास 10 तक आप लोगों को इतना ही बताया जाता है कि रियल नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स पे ही पूरे सारे मैथ्स को बनाते हैं हम लोग। लेकिन अभी क्लास 11th में हम लोग इमेजिनरी नंबर्स, एक नया नंबर सिस्टम को सीखेंगे, वो है इमेजिनरी नंबर्स। क्यों सीखेंगे जानते हो? क्योंकि देखो, अगर हम लोग को कोई इक्वेशन सॉल्व करना है x प्लस 1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -1 हो गया, -1 इसका सॉल्यूशन है, रियल नंबर है। अगर हमको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 आ गया, तो x इजिकल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1, मतलब प्लस माइनस 1, मतलब x का जो वैल्यू है +1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और -1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब दिस इक्वेशन हैज़ टू रूट्स, +1 एंड -1। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं, जैसे हम उसको बढ़ाएं तो हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव, एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव होता है, और सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स कैन नॉट बी 0। तो इस तरह की इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू द सेट रियल नंबर। तो सेट रियल नंबर्स में हम ये इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।